नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपीएससी पैट के कोर्स को हम कवर कर रहे हैं और उसी कोर्स के आगे चलते हम जो आ चुके हैं और हम जो कवर कर रहे हैं वो कवर कर रहे हैं ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव। तो ये थे दो प्रभाव थे, एक तो आर्थिक प्रभाव और एक सामाजिक प्रभाव। तो हम जो बात करने वाले हैं अभी इस वीडियो में वह बात करने वाले हैं आर्थिक प्रभाव की। ठीक है, क्या था आर्थिक प्रभाव, किस तरीके से देश में जो है ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश राज का प्रभाव रहा था। और आपको इस क्लास से आप ज़रूरी नहीं कि यूपी पैट की ही क्वेश्चंस निकाल सकते हो, लगा सकते हो। आप किसी भी परीक्षा में अगर आप वनडे एग्ज़ाम से लेकर अगर किसी भी स्टेट पीसीएस का पीटी भी दोगे तब भी ये आपको जो है बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और साथ ही साथ जब भी अगर आपको मेंस लिखना हो तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनाने में जो है ये आपको बहुत सारा जो है बेनिफिट यहाँ से देगा। तो हम बात करने वाले हैं कि क्या है ये ब्रिटिश प्रभाव। तो देखिए, हम बात करते हैं ब्रिटिश पूर्व स्थिति, यानी कि ब्रिटिश से पूर्व जो स्थिति थी भारत की क्या थी। तो हम आपको बताते हैं, भारत जो था कृषि प्रधान देश था और आत्मनिर्भर था। तो ये हमने यहाँ पे लिख रखा है क्या था कि कृषि प्रधान एवं आत्मनिर्भर जो था देश था क्या, भारत। यानी कि भारत में ब्रिटिश काल से पहले भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान जो रहता था कृषि का रहता था और कृषि की पैदावार पर हम निर्भर थे। और हम लोग यानी कि भारतीय लोगों को विदेश में न जाने का, ना विदेश से व्यापार करने का और ना ही विदेश में किसी भी प्रकार की गतिविधि का कोई भी वर्चस्व नहीं था। और ना ही वह चाहते थे भारतीय कि हम किसी भी विदेश में जाकर किसी के भी वहाँ जाकर हम व्यापार करें, क्योंकि हम आत्मनिर्भर थे। यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन से पहले, यानी कि हम इतना कृषि से पैदावार कर लिया करते थे जितना कि हमको हमारा गुजर बसर हो जाए। तो ब्रिटेन या ब्रिटिश राज से पहले भारत जो था वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर था। थोड़ा सा छोटपुट जो है कुछ विद्रोह हुए, जो छोटे मोटे आक्रमण हुए तो वह तो चलते ही रहते हैं, जिसके चलते फिर भी हम कहीं भी विदेश में जाने के इच्छुक नहीं थे। अंततः क्या हुआ कि ब्रिटिश के समय पर जब 1757, कब जी, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, और बक्सर का युद्ध होता है। इस 1757 से लेकर कहने का मतलब ये है कि लगभग 1947 तक के प्रभाव पर जो भारत पर अंग्रेज़ों का प्रभाव रहा, इसको 3 चरणों में कहा गया कि वो 3 चरण क्या थे, उपनिवेश के थे, यानी ब्रिटिश उपनिवेश के चरण। ठीक है, और ये चरण कितने प्रकार के थे, ये 3 प्रकार के चरण थे। ठीक है, और 3 चरणों में किस तरीके से बांटा गया, तो पहला चरण जो था वह हमारा था प्राथमिक चरण, जिसे हमने किया है कि 1757 से लेकर 1813 तक, जबकि द्वितीय चरण जो था वो क्या था 1813 से लेकर 1858 तक, और तृतीय चरण जो रहा है वो हमारा 1858 से लेकर 1947 तक रहा है। तो हमने ब्रिटिश उपनिवेश को, यानी कि ब्रिटिश उपनिवेश को कितने चरणों में रखा है, 3 चरणों में। ये क्यों रखा गया 3 चरणों में, तीनों ही चरणों में जो है अलग अलग गतिविधियाँ हुई हैं। तीनों ही चरणों की जो थी वो अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ थीं, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर मंथाएँ थीं। तो इसी के चलते जो है इन चरणों को हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, और वह प्लासी का युद्ध जो होता है वो किससे होता है, तो हम बताते हैं मीर सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है वो किसके बीच में होता है, क्लाइव के और कंपनी की तरफ से क्लाइव थे और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। और सिराजुद्दौला जो है वह अपने एक तो राय दुर्लभ और मीर जाफ़र के विश्वासघात के चलते इस युद्ध को हार जाते हैं। और जैसे ही वह युद्ध हारते हैं और उसी के चलते जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत हो जाती है। और ब्रिटिश उपनिवेश शुरुआत का मतलब क्या होता है, समझिए, भारत से कच्चा माल ले जाकर ये क्या करने लगे, विदेशों में जो है अपने ब्रिटेन ले जाने लगे। ठीक है, और यहाँ से जो है क्या करने लगे, निर्यात करने लगे। यहाँ से कच्चे माल का निर्यात करने लगे और कहाँ जाने लगा, ब्रिटेन जाने लगा। और वहाँ से तैयार माल होकर कहाँ पर आने लगा, वह भारत में आने लगा। और इस प्रकार से निर्यात और आयात का भारत को केंद्र बना लिया। जब निर्यात और आयात का भारत को केंद्र बना लिया तो जिससे कि क्या था कि लोग मजबूर हो गए। उनका जो रॉ मटेरियल होता था, कच्चा माल होता था, वह बहुत कम लागत में जाता था, परंतु वहाँ से तैयार माल जो है बहुत ज़्यादा कीमत के रूप में आता था, जिससे क्या था लोग मजबूर थे। फिर कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, इसी की चीज़ कृषि का क्या कर दिया गया, वाणिज्यीकरण कर दिया गया। क्यों, क्योंकि जो खाद्यान्न की फसलें थीं उन फसलों के स्थान पर जितनी भी वाणिज्यिक फसलें थीं, जैसे कि आपका चाय, तंबाकू,
ठीक है। इस तरीके से जो आपके वाणिज्य फसलें थी उनको नील बोने के लिए भारतीय लोगों को क्या करने लगे, यह मजबूर करने लगे, ठीक है। और जिससे क्या हुआ कि खाद्यान्न में भारी मात्रा में जो है कमी होने लगी। तो इस वजह से जो है देश में जो है स्थिति और भी बद से बदतर हो गई, ठीक है भाई। तो इससे आगे जो हम बात करते हैं वो क्या काम करते हैं, अब देखते हैं प्रथम चरण में क्या होता है। तो देखिए प्रथम चरण की जो कंडीशन होती है, प्रथम चरण की कंडीशन जो होती है, देखिए प्रथम का चरण में 1757 से लेकर 1813 तक, 1757 से लेकर 1813 तक जो है वह क्या चरण रहता है, प्रथम चरण रहता है। और इस चरण को जो है भारत के लूट का काल कहा जाता है, यानी कि भारत की लूट का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस समय जो अंग्रेजों की मंशा थी वह केवल भारत को लूटना थी, यानी कि कंपनी का जो काल था यहाँ पर क्या था, केवल भारत को लूटना था। और यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार से भारत पर आक्रमण किए जा रहे थे और भारत से निर्यात की गई वस्तुओं को जो है वह लूट नहीं होता है, लूटा गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या था, बंगाल में द्वैत शासन यहाँ पर, और देखिए बंगाल में द्वैत शासन जो था वो कब से कब तक था। अगर हम बात करें 1765 से लेकर कब तक, 1765 से लेकर और 1772 तक का जो ये काल था, ये जो था ये क्या था, बंगाल में द्वैत शासन था। अगर हम बात करें बंगाल में द्वैत शासन तो लगाया था क्लाइव ने और हटाया था हेस्टिंग ने, यानी वारेन हेस्टिंग ने इसको हटाया था और लगाया किसने था, क्लाइव ने लगाया था। तो ये भी क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में आ जाता है कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया था, तो किसने लगाया था, क्लाइव ने, हटाया किसने था, वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है। तो बंगाल में द्वैत शासन होने लगा, यानी कि वास्तविक तौर से शक्ति जो थी वो किसके हाथ में थी, अंग्रेजों की कंपनी के हाथ में थी। जबकि यहाँ नाम मात्र को शासन कौन कर रहे थे, भारतीय शासन, नवाब यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो पहला जो चरण था वह केवल लूट का चरण कह सकते हैं हम इसको, कैसा चरण कह सकते हैं, लूट का, यहाँ से माल लूटे जाने लगा, ठीक है। द्वितीय चरण जो था, इस चरण को हमने क्या कहा गया, हमने कहा औद्योगिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद कहा गया हमें इसे। क्यों कहा गया औद्योगिक पूंजीवाद, देखिए यहाँ पर क्या था कि 1813 में, 1813 से 1858 तक, यानी कि 1813 से लेकर 1858 तक, 1858 में ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो है भारत का शासन चला जाता है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद में जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत का शासन चला जाता है और कंपनी का एक अधिकार जो है समाप्त हो जाता है। कंपनी का जो शासन करने का अधिकार होता है वह समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ये शासन पहुंच जाता है। और ये शासन है 1813 से 1858 के बाद का, ठीक है। अभी तो है द्वितीय चरण हम लोग पढ़ना है, 1813 से 1858 का पढ़ना है। इसे औद्योगिक पूंजीवाद क्यों कहा गया, इस यहाँ उद्योगों से पूंजी कमाने का जो है एक नियम शुरू किया गया। अब देखिए क्या था, 1813 में आपने एक नाम सुना होगा, 1813 में जो है ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में परमिशन दे दी गई थी आने के लिए, ईसाई परमिशन दे दी गई थी। और चाय का अधिकार और चीन के साथ एक अधिकार को छोड़कर सारे अधिकार जो है खोल दिए गए थे। कब खोल दिए गए थे, 1813 में। तो इसको भी याद रखो, 1813 में क्या हुआ था, चाय का और चीन के साथ, यानी कि चाय का अधिकार, एकल अधिकार केवल कौन कर सकते थे, चाय का व्यापार, चाय का व्यापार कौन कर सकते थे, केवल कंपनी के लोग कर सकते थे। और चीन के साथ भी व्यापार जो कर सकते थे वो कौन कर सकते थे, कंपनी के लोग कर सकते थे। परंतु इसके अतिरिक्त जो है कोई भी व्यापार यहाँ कर सकता था। तो क्या हो गया था, यहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ पैदा हो गई थी, यानी ब्रिटेन से कंपनी ही नहीं, कंपनी के साथ साथ बहुत सारे लोग भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आने लगे थे। परंतु किन व्यापारों को छोड़कर, एक तो चाय के व्यापार को छोड़कर और एक देश चीन के साथ छोड़कर, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 1833 में जो है मुक्त व्यापार कर दिया गया, यानी कि फिर 1833 में चाय के अधिकार और प्लस चीन के साथ जो व्यापार था उसको भी समाप्त किया गया। तो ये याद रखना, चाय और दो डेट यहाँ से याद रखनी है, 1813 की डेट याद रखनी है। 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें क्या करा गया था कि ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर परमिशन दे दी गई थी आने के लिए और एकल अधिकार जो है समाप्त हो गया था व्यापार का। कंपनी व्यापार नहीं करेगी, अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी, ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ के व्यापार कर सकता है, ठीक है। ये करा गया था 1813 में। कब किया गया था, 1813 में ये किया गया था। इतनी बात अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में अभी भी 1813 में मुक्त व्यापार तो कर दिया था, परंतु दो व्यापारों को छोड़कर, एक तो चाय का व्यापार केवल कंपनी के लोग कर सकते हैं और चीन के साथ भी व्यापार जो कर सकते हैं वो भी कंपनी के लोग कर सकते हैं, और सभी को मुक्त व्यापार था। अंततः चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार 1833 में समाप्त कर दिया और सभी के लिए सभी व्यापार जो है मुक्त कर दिए गए। तो इससे क्या हुआ कि औद्योगिक पूंजीवाद बढ़ा देश में, ठीक है, औद्योगिक पूंजीवाद बढ़ा। और द्वितीय चरण में केवल यही चीज़ को दिखाया गया था कि द्वितीय चरण जो था वो था उद्योग करने का, यानी ब्रिटेन से लोग उद्योग कर रहे थे और यहाँ से उद्योग के माध्यम से जो है भारत को लूट रहे थे। यहाँ पर क्या था, केवल लूट था, शासन करके लूट करना था। पहले चरण में क्या था, शासन करके लूट करना, ठीक है। दूसरे चरण में क्या था, व्यापार करके लूट करना, उद्योग करके लूट करना। और तीसरे चरण में जो आते हैं इसे कहते हैं पूंजी निवेश
का काल क्या कहते हैं, ये 1858 से लेकर 1947 तक रहा। इसे हम क्या कहते हैं, पूंजी निवेश का काल कहते हैं। क्या हुआ कि कंपनी ने जो है, कंपनी नहीं ऐसा मान लीजिए ब्रिटेन लोगों ने, जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जब शासन चला गया और कंपनी का शासन समाप्त हो गया था 1857 के बाद, यानी कि समझिए कोर्स है 1857 के शासन, 1857 के क्रांति की विफलता के कारण लोग क्षुब्ध हो गए थे। ब्रिटेन सरकार को लग रहा था कि कोई बड़ा आंदोलन फिर खड़ा ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को भेजा, यानी कि जो शासन ब्रिटेन में कर रही थी महारानी, उन्हीं के हाथ में जो है यह शासन भारत का आ गया था और कंपनी का एकल अधिकार शासन जो है समाप्त हो गया था। ठीक है, उसी में चलते क्या था कि ब्रिटिश क्राउन ने जो है अब पूंजी निवेश करना शुरू कर दिया भारत में, यानी कि अब भारत को जो लूटना है वो पूंजी लगाकर और पूंजी कमाना था। यानी कि अब जो मतलब था वह पूंजी लगाकर पूंजी ही कमाना था मतलब। ठीक है, जैसे उसमें इन्होंने रेल में पैसा लगाया, बागानों में पैसा लगाया, बैंकों में पैसा लगाया, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंक बनाई, बागान बनाए और रेल बनाए। आपको याद होगा कि ये कह दिया गया था कि जब 1853 में रेल का निर्माण किया गया था तो कंपनी को रेल में नुकसान हो या हो फायदा, परंतु जो भी उसमें धन निवेश करेगा उसको 5% एक्स्ट्रा धन जो है मिलेगा। तो ये किया गया था। इसका मतलब ये था कि जो भी ब्रिटेन वाला व्यक्ति आकर इसमें पैसा लगाएगा, ठीक है, ब्रिटेन का कोई व्यक्ति अगर इसमें पैसा लगाएगा तो उसको जो है 5% अतिरिक्त पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से जो था इन तीनों कालों को हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले एक बार रिकॉल करते हैं, ब्रिटिश पूर्व स्थिति क्या थी, हम कृषि प्रधान थे और आत्मनिर्भर थे, हमें किसी भी देश में जाने की कोई मंशा नहीं थी। ब्रिटिश उपनिवेश बात के लिए हमने 3 चरण देखे जो 1757 से लेकर 1947 तक हमें देखे। पहला चरण जो था वो हमारा शासन कर भारत से धन को लूटना था। ठीक है, दूसरे में जो देखा तो क्या था, उद्योग करके भारत के धन को लूटना था, और तीसरे में क्या था कि निवेश करके पैसे को और जो है धन को लूटना था। इन 3 चरणों में जो है पूरे भारत का पूरा पैकेज जो है यहाँ से तैयार हुआ है। ठीक है भाई, तो 1 मिनट इसको ज़रा नोट करो, मैं थोड़ा सा जो है ना पानी का बोतल उठा लेता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट करो बढ़िया तरीके से, अगर आपको लगता है कि हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं तब। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम जो बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं भू राजस्व व्यवस्था की। जो बात करने वाले हैं हम करने वाले हैं भू राजस्व व्यवस्था की। और ये देखिए अभी आप जो है ना 5 मिनट में आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाओगे। और ये पूरा जो है ना आपका क्वेश्चन बैंक है, पूरा क्वेश्चन बैंक है, यहाँ से भर के क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षाओं में। और यदि आपने ये पूरी कहानी सुन ली और पूरी तरीके से मैप को समझ लिया, चार्ट को समझ लिया, जो मैंने चार्ट ड्रॉ में किया है, ठीक है, अगर ये आपने समझ लिया तो आपकी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन गलत होने वाले हैं ना वो कभी भी गलत नहीं होने की। और पैट की नहीं बात, पैट तो बहुत छोटा सा एग्जाम है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। आप बड़े से बड़े एग्जाम में जो है ना इतने से पैकेज से ना इतने क्वेश्चन लोगे कि आप कहोगे भर के क्वेश्चन आए हैं और आप कहोगे सर मज़ा आ गया, बिल्कुल क्लास में ऐसा लगा कि जैसे कि सारा क्वेश्चन पेपर जो है वहाँ से बना है। तो आप इसको आराम से समझेंगे क्या है। देखिए भू राजस्व व्यवस्था यानी कि अभी क्या था कि अभी जो है भू राजस्व व्यवस्था यानी कि भूमि में राजस्व की व्यवस्था, इसका नाम है भूमि में राजस्व की व्यवस्था। हमने जो इसको किया है कवर क्या करा है, देखिए पहले व्यवस्था देखी है, फिर लागूकर्ता, फिर हमने वर्ष, फिर क्षेत्र और मुख्य बिंदु, हम इस पर बात करने वाले हैं। तो समझिए अभी तक 3 जो भू राजस्व व्यवस्था होती हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है हमारी स्थायी बंदोबस्त, फिर दूसरा होता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरा होता है हमारा महलवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है भाई, तो ये 3 व्यवस्थाएं जिन पर आपको पूरी तरीके से गौर देना है और पूरे अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपने इसको गौर दे लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया, तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। कहीं आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, कभी भी किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, आपको कभी यहाँ से गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए समझते हैं क्या है। तो सबसे पहली व्यवस्था है स्थायी व्यवस्था। क्या है स्थायी व्यवस्था? और कानवालिस को जो है कानवालिस का काल जो है स्थायी व्यवस्था के चलते जो है चर्चा में रहा है। और इनका काल जो था वो कब से कब तक था? 1786 से लेकर 1793 तक। इसलिए याद रखो इसको अच्छे से। अब उसी समय जो है 1793 में क्या हुआ, स्थायी व्यवस्था शुरू की गई। और वो भारत के किस क्षेत्रों में की गई? जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो एक कंबाइंड क्षेत्र था, यानी क्या था, कंबाइंड क्षेत्र था, वहाँ पर ये शुरू की गई थी स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, एग्जाम में आता है। अब यहाँ पर जो मोस्ट बिंदु हैं वो क्या है? वो है आपके मुख्य बिंदु में। देखिए इस्तमरारी भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आपको आ जाए स्थायी बंदोबस्त ना आए और क्या आ जाए, इस्तमरारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था आ जाए? इस्तमरारी व्यवस्था। तब भी आपका यही मतलब होता है। और दूसरा आ जाए कि जमींदारी
बंदोबस्त, क्या आ जाए, जमींदारी बंदोबस्त, तब भी आपके लिए यही सही है। यानी कि इसके 3 नाम हैं। कहने का मतलब क्या है, स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमरारी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त। इनको 3 जगह से एग्जाम में पूछा सकता है, या तो स्थायी बंदोबस्त देगा, या इस्तेमरारी देगा, या जमींदारी देगा। तो किसने शुरू किया था, कानवाली ने शुरू किया था। कब किया था, 1793 में शुरू किया था। और कहाँ पर किया था, बंगाल, बिहार और आपका उड़ीसा में किया था। तो एक बार फिर रिकॉल करेंगे, स्थायी बंदोबस्त कानवाली ने शुरू किया, 1793 में शुरू किया, और कहाँ शुरू किया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अब ये बहुत बड़ा बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो था बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पर शुरू किया गया था। अब क्या है इसमें मुख्य बिंदु समझते हैं। यहाँ पर जमींदारों को एक टास्क दिए गए, जमींदारों को एक टास्क दिए गए कि आप लोग जो है कर वसूलोगे, यानी कि भू राजस्व जो वसूलोगे वो कौन वसूलोगे, भू राजस्व वसूलने की जो टास्क दी गई वो किसे दी गई, जमींदारों को ये टास्क दी गई। समझ पा रहे हो मेरी बात को। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी वह व्यवस्था है जिसमें जमींदार जो है टैक्स वसूल कर कंपनी को देते थे, जमींदार टैक्स वसूल कर कंपनी को देते थे। एग्जाम में ये आता है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी ऑप्शन में, और एक और आया था जमींदारी। इसी का बना के देते हैं ऑप्शन, या कोई और ऑप्शन दे देते हैं, नन ऑफ दे देते हैं। तो आपको वहाँ पर पकड़ना है कि जमींदारों के लिए जो दिया था वो क्या दिया गया था, स्थायी बंदोबस्त। तो यहाँ पर क्या था कि जमींदारों को दिया गया टास्क, तो जितना भी यहाँ पर राजस्व होगा तो वो सरकार को उस राजस्व का कितना देंगे, 10/11 भाग। यानी कि सरकार को जो देंगे वो कितना देंगे, 10/11 भाग देंगे, और जमींदार खुद अपने पास जो रखेंगे वो कितना रखेंगे, 1/11 भाग। तो ये भी मुख्य बिंदु है। यानी कि जमींदार भू राजस्व वसूलेंगे और सरकार को जो देंगे वो कितना देंगे, 10/11 भाग देंगे, और जमींदार अपने पास जो रखेंगे वो 1/11 भाग रखेंगे। और भारत के यह 19% भाग में था, जो भी ब्रिटिश भारत के अधीन था उसमें से कितने भाग पर, ये भारत के 19% पे प्रथा लागू थी। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बाद में कानून बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था जिसे कहते हैं सूर्य अस्त कानून। क्या कहते हैं हम, सूर्य अस्त कानून कहते हैं। ये क्या कानून होता है, देखिए कि किसी गांव में कोई भी एक व्यक्ति है, अगर उसको वह कर देने योग्य नहीं था, भू राजस्व देने के योग्य नहीं था, तो उसको टाइम दिया जाता था कि आप इतने समय के बाद जो है कर वसूल सकते हैं। यदि उसने कर दे सकते हैं, और यदि उसने उतने समय में भी अगर कर नहीं दिया, इतने समय में भी अगर उन्हें कर नहीं दिया, तब उसकी क्या थी, ज़मीन जो थी वो जब्त हो जाया करती थी, उसकी ज़मीन को हड़प लिया करता था सूर्य अस्त होने के समय तक। यानी कि सूर्य अस्त होने से पहले वो राजस्व ला दे, जैसे सूर्य अस्त हो जाएगा और ऐसा समझ लीजिए कि उसकी जागीर जो है, उसकी ज़मीन जो है, उसकी जायदाद जो है वो क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया था सूर्य अस्त कानून। तो एक बार इसे रिकॉल करते हैं। स्थायी बंदोबस्त कानवाली से शुरू की 1793 में, कहाँ पर शुरू हुई, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इस्तेमरारी कहते हैं। जमींदारों को टैक्स दिए गए, 10/11 हिस्सा सरकार को देना था, कंपनी को, सरकार को देना था, और 1/10 हिस्सा जो है अपने आप रखना था, सॉरी 1/11 हिस्सा अपने पास रखना था। पूरे भारत में 19% क्षेत्र पर, भूमि पर जो है ये लग रहा था, और सूर्य अस्त कानून भी यहाँ से आता। अब आप ये देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूर्वी भारत पर ये लागू था। कहाँ पर लागू था, अगर आपको मैप आता है, मैप आपके घर पर है तो आप देख सकते हो कहाँ पर था, पूर्वी भारत में लागू था। तो एक हम समझ चुके हैं यहाँ से। अगर हम बात करते हैं आगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो पहले तो शुरू करा था कर्नल रीड ने, और कर्नल रीड ने कब करा था, 1792 में। ठीक है, 1792 में कब करा था, कर्नल रीड ने करा था। जबकि मुनरो ने जो करा था वो करा था 1820 को, और कहाँ पर किया था, मद्रास में किया था। तो इसको याद करेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई, तो 1792, एक कम कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एक कम कर दीजिए, 1792 में। और दूसरी बार मुनरो ने कब शुरू की थी, 1820 में। ठीक है, मुनरो ने की थी मद्रास में, जबकि कर्नल रीड ने जो की थी वो कहाँ की थी, असम और मुंबई में। तो अब आप यहाँ देखिए, ये क्या है आपका, असम, मुंबई और मद्रास, असम, मुंबई और मद्रास। तो मध्य, ऐसा मान चलिए, पूर्वी मध्य, यानी मद्रास आ गया, असम आ गया, और ये आ गया आपका। ठीक है, तो दक्षिण, इसे हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी मध्य क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी मध्य क्षेत्र कह सकते हैं। असम, बम्बई और मद्रास ये प्रेसिडेंसी थी। तो ये बहुत बड़ा एरिया था। यहाँ पर क्या करा गया, अब जमींदार की बात खत्म की गई यहाँ पर, और सीधे जो है वो किसानों से लगान लिया जाएगा। क्या लाया जाएगा, सीधा किसानों से लगान लिया गया। तो इस व्यवस्था में क्या कहा गया, किसानों से सीधा लगान। यही काम की बातें हैं, और फालतू बातें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। कभी आप सोचो कि उल्टी सीधी पूरी थ्योरी पढ़ते रहो, आप बस निचोड़ निकाल लीजिए कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और वही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है। और यहाँ पर भू राजस्व का कितना भाग, 1/2 भाग जो है सरकार को दिया जाता था। और ये कितने भाग पर फैली हुई थी, ये फैली हुई थी आपकी 51% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी। तो ये बहुत बड़ा एरिया था 51%। तो अब दोबारा शुरू करेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब शुरू किया गया था, 92 में और 1820 में। और 92 में शुरू किया था कर्नल लीड ने, और 1820 में शुरू किया गया था मुनरो ने, ठीक है। मुनरो ने शुरू किया था मद्रास में, जबकि कर्नल रीड ने शुरू किया था असम और मुंबई में, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें सीधे किसान से जो है अब लगान लिया जाएगा, यानी कि अब बीच में जो एक कड़ी थी जमींदार, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया, इस कड़ी को ख़त्म किया। और अब सीधे जो है लगान कौन देगा, केवल किसान देगा। समझ गए नहीं, क्या देगा, केवल किसान यहाँ पर लगान देगा। और उसी लगान के चलते जो है यहाँ पर आपने देखा होगा, लगान मूवी को आपने यहाँ देखा होगा, तो उसमें जो है आपने देखा होगा सीधे किसानों से जो है लगान लिया जाता था। किससे लिया जाता था, सीधे किसानों से जो है लगान लिया जाता था। ये कहीं ना कहीं वही आपका एक तरीका याद आने वाला है। और इसमें क्या था, किसानों से सीधा लगान, भू राजस्व का कितना 1/2 भाग, और 51% भूभाग पर ये लागू था। बहुत बड़ा एरिया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, ठीक है। अब आता है महालवाड़ी बंदोबस्त। कौन सा आता, तीसरा महालवाड़ी बंदोबस्त। ये शुरू किया था हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्थ ने। हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्थ ने शुरू किया था। और कब शुरू किया था, 1819। तो देखो याद करना बहुत आसान है, इससे -1 कर दो, यानी कि 1793 में -1 करो, 1792, 1820 से -1 कम करो, और कितना आ गया 1819 में। और कहाँ शुरू हुआ था, पंजाब, मध्य प्रांत और यूपी में। तो ये देखिए क्या है, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, पंजाब, मध्य प्रांत और यूपी। तो ये आपका था पूर्वी क्षेत्र, ये था आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, और ये आपका आ गया है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो इससे मतलब ये था कि पूरे भारत पर धीरे धीरे जो है इन्होंने अपना वर्चस्व जो था बना लिया था, ठीक है। अब इसमें महल का मतलब क्या था, गाँव। इसमें मतलब था गाँव से कर, यानी कि उन्होंने कहा कि हम कहाँ कहाँ किसानों से लेते रहेंगे, 1-2 किसान से। तो अब जो काम करना है पूरे गाँव को, वो पूरे गांव को इकट्ठा करना है, और पूरे गांव से जो है आप जितना भी उपज होगा हम उसका जो है लगान लेंगे। और ये शुरू में जो था 2/3 था, यानी कि 66% लगान बहुत ज़्यादा होता है। तो शुरू में जो लगान था वो कितना था, 66 से ही 2/3 था, ठीक है भाई, 66 से ही 2/3 था। फिर बाद में इसे क्या कर दिया गया, 50% कर दिया गया था। तो ये भू राजस्व का पूरे गाँव की उपज का कितना लिया जाता था, 2/3 लिया जाता था। परंतु बाद में इसे कितना कर दिया गया, 1/2 कर दिया गया। और ये कितने भाग पर था, ये 30% भूभाग पर था। कितने प्रतिशत भूभाग पर था, ये 30% भूभाग पर था। इस तरीके से हमने इसको समझा है तीनों व्यवस्था को। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। नहीं तो आप इसको नोट कर सकते हो अगर यहाँ पर कोई भी की पॉइंट आपका बचता है या आता है तब, ठीक है। तो अगर आपने सीख लिया हो अच्छे तरीके से तो हम एक बार इसको रिकॉल करते हैं। और रिकॉल किस तरीके से करने वाले हैं, अब जो है हम पढ़ेंगे इसको इस तरीके ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या थी, स्थायी बंदोबस्त, दूसरी कौन सी थी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा था आपका महालवाड़ी। तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, शुरू में कानवालिस ने, फिर बाद में किसने, कर्नल लीड, मुनरो, फिर किसने शुरू किया था, हार्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्थ ने, ठीक है। 1793, ठीक है, एक कम करो 1792, फिर एक मतलब फिर कितना 1820, एक कम करो 1819, ठीक है, हो गया। कहाँ पर था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में थी आपकी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। फिर आपका जो था वो क्या था, असम, बम्बई और मद्रास। असम, बम्बई, मद्रास में क्या था आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। पंजाब, मध्य प्रांत और यूपी, पश्चिमी यूपी में क्या था आपकी महालवाड़ी, ठीक है। यहाँ इस्तेमारी या जमींदारी प्रथा कहते थे इसको। सरकार 10/11 हिस्सा, जमींदार को 1/11 हिस्सा। और भारत में कितने भाग पर, 19% भाग पर सूर्यास्त कानून था यहाँ पर। जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या था, किसानों से सीधे लगान, भू राजस्व 1/2 और कितने भाग पर था, 51% पर। महालवाड़ी में क्या था, महाल यानी गाँव से कर, भू राजस्व का 2/3, बाद में करते क्या था 1/2 और 30% भूभाग पर। तो दोस्तों हमने जो सीखा है यहाँ पर वो सीखा है अभी तक, हमने सीखा है केवल अभी तक क्या, कि ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव। तो अभी हमने इसका क्लास 1 किया है, अभी इसके बाद हम एक क्लास और लाएंगे इसकी, फिर हम इससे जुड़े हुए जो है MCQs आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। हम इनसे जुड़े जो है MCQs लेकर आएंगे। और 7:30 बजे जो है आपके MCQs की क्लास हमने अभी अपडेट की है। अभी हमने 7:30 बजे क्लास ली थी 1857 के विद्रोह का, ठीक है। और उसी क्लास को देखिए, उसमें 1857 से जुड़े जितने भी MCQs हैं हमने उसमें डाल दिए हैं, ठीक है। और टेलीग्राम से PDF लेना चाहते हो तो वहाँ टेलीग्राम से PDF ले लेना, ठीक है। और वहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है।
और हम पूरी प्लेलिस्ट बना चुके हैं किसकी, आपकी यूपी पैट की। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप बहुत अच्छे नंबर लें, और जिससे कि आपको अधिकारी बनने का सपना जो है पूरी तरीके से पूरा हो जाए। तो दोस्तों दूसरी क्लास में हम इसके तुरंत कराने वाले हैं सामाजिक प्रभाव क्या है, ठीक है, क्या थी इसकी धन निष्कासन सिद्धांत था। आगे जो भी क्लास है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो क्लास के लिए भी आप तैयार रहिए। तो जब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।